हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। माई सेल्फ अंकित। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है सोइल मैकेनिक्स का चैप्टर फर्स्ट का ही पार्ट सेकेंड। जैसा कि आपने अगर कल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि सोइल मैकेनिक्स का अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। वो क्या है? प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स एंड परमेबिलिटी। उसी का आज अपन पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी लास्ट 10 ईयर्स में दोस्तों, जैसे आपको पता है कि लास्ट 10 ईयर्स में एसएससी जेईई में जितने भी एमसीक्यूज आए वो सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर से अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। द क्वेश्चन फर्स्ट इज कि क्ले इज एन एग्जांपल ऑफ। क्ले किस चीज़ का एग्जांपल है दोस्तों? क्ले इज एन एग्जांपल ऑफ एक्वीक्लूड। क्ले किस चीज़ का एग्जांपल है दोस्तों? एक्वीक्लूड। दोस्तों एक एक करके अपन यहाँ डिस्कस करेंगे चारों ऑप्शंस की। फर्स्ट है एक्यूफायर। एक्यूफायर क्या होता है दोस्तों? ध्यान देना। एक्यूफायर क्या होता है? एक्यूफायर होता है आपका जहाँ पर पोरोसिटी और परमिबिलिटी, ध्यान देना, जहाँ पोरोसिटी और परमिबिलिटी दोनों हाई हो। ठीक है। एक्यूटार्ड क्या होता है दोस्तों? एक्यूटाइड होता है आपका जहाँ पर जो पोरोसिटी है वो तो लो होगी, ध्यान देना, पर जो सॉरी परमिबिलिटी है जो वो तो हाई होगी, और जो पोरोसिटी है, परमिबिलिटी लो होगी और पोरोसिटी हाई होगी आपकी। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्यूक्लूड की। एक्यूक्लूड क्या होता है दोस्तों? ना ही तो उसमें परमिबिलिटी होती है, ना ही पोरोसिटी होती है। सो तो क्ले किस चीज़ का एग्जांपल है? क्ले इज एग्जांपल ऑफ एक्यूक्लूड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट दे रखा है इसने कि इन ए ड्राई सॉइल ऑल दी वर्ड्स आर फिल्ड विद एयर। बिल्कुल सही कि ड्राई सॉइल है तो उसमें पानी होता नहीं, इसलिए मतलब इसके जो भी वर्ड्स होते हैं वो एयर से भरे हुए रहते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसने इन ए सेचुरेटेड सॉइल ऑल दी वर्ड्स आर फिल्ड विद वाटर। एकदम सही। सेचुरेटेड सॉइल का ही उसको जाता है जिसमें सारे वर्ड्स हैं वो वाटर से भरे होते हैं। थर्ड ऑप्शन है इन ए पार्शियली सेचुरेटेड सोइल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय बोथ एंड एयर। बिल्कुल, बोथ एयर एंड वाटर। तो एकदम सही है कि जो पार्शियली सेचुरेटेड सोइल होती है उसमें पानी भी होता है और उसमें एयर भी होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि द वॉइड रेशियो फॉर सेचुरेटेड सोइल इज इक्वल टू ब्लैंक ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। ये बोल रहा है जो वॉइड रेशियो होता है सेचुरेटेड सोइल का, वो वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के किसके इक्वल होता है, या वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है, सम के डिफरेंस का रेशियो के। तो दैट इज द प्रोडक्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सैचुरेटेड सोइल है। सैचुरेटेड सोइल है, इसका मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक। तो अगर एस की वैल्यू एक हो जाएगी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? डब्ल्यू जी। तो डब्ल्यू क्या हो गया आपका? वाटर कंटेंट हो गया। जी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। ई क्या हो गया आपका? वर्ड रेशियो हो गया। और सैचुरेटेड है तो एस की वैल्यू अपन ने एक रख दी, तो इसका मतलब ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था आपका एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल इज इट इज मोर देन 2.5 फॉर द मोस्ट सोइल्स। की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सोइल की वो अधिकतर सोइल्स के लिए इट इज मोर देन 2.5। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। अगर अपन बात करें इनऑर्गेनिक सोइल्स की तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी रेंज होती है 2.6 टू 2.8। ठीक है, एक लेटरेटिक सोइल होती है आपकी, लेटरेटिक सोइल की रेंज क्या होती है? 2.75 से 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी मोस्ट ऑफ द सोइल्स होती है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से तो ज़्यादा होती ही होती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर पूछता है ये कि डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सोइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। जो डेंसिटी इंडेक्स होती है दोस्तों वो क्या होती है? दैट इज रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। दोस्तों ध्यान होगा आपको, अगर इसका पहला पार्ट 1 का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड अपन ने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ ये उसी की बात कर रहा है। दोनों एक ही होती है आपकी, भले आप उसको डेंसिटी इंडेक्स के लें या फिर रिलेटिव डेंसिटी के लें। ठीक है, या तो आप उसको डेंसिटी इंडेक्स के लें या फिर रिलेटिव डेंसिटी के लें। और ये होता क्या है कि बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी इज यूज टू एक्सप्रेस द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस और डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ ए नेचुरल कोहेशनलेस सोइल डिपॉजिट। ठीक है,
तो दोनों ये एक ही टर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोइल हैज़ लिक्विड लिमिट 60%, प्लास्टिक लिमिट 35%, श्रिंकेज लिमिट दे रखी है 20% एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इज 50%। व्हाट इज द लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ द सोइल। ये पूछ रहा है कि लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ सोइल क्या होगा। ध्यान देना दोस्तों, इसने दे रखा है अपन को WL लिक्विड लिमिट दैट इज 60%। उसके बाद इसने दे रखा है अपन को प्लास्टिक लिमिट, वो कितना दे रखा है 35%, ठीक है। उसके बाद इसने दे रखा है अपन को श्रिंकेज लिमिट दे रखा है दोस्तों 20%। उसके बाद दे रखा है नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, उसको अपन WN से डिनोट कर देते हैं, वो कितना दे रखा है 50%। अब ध्यान देना, जो अपन लिक्विडिटी इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, WN माइनस WP, ठीक है, WN माइनस WP अपॉन WL माइनस WP, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज अपन को जस्ट रखनी है। तो अपन लिक्विडिटी इंडेक्स को कैसे डिनोट करेंगे कि WN क्या हो गया अपना वाटर मॉइस्चर कंटेंट, वो हो गया 50 माइनस WP क्या हो गया अपना प्लास्टिक लिमिट दैट इज 35 डिवाइडेड बाय WL क्या है लिक्विड लिमिट 60 माइनस WP क्या हो गया अपना 35। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे ऑप्शन विल बी 0.6, ऑप्शन में 0.6 है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद करना है इसमें, लिक्विडिटी इंडेक्स का जो भी फॉर्मूला क्या होता है दैट फॉर्मूला इज WN माइनस WP अपॉन WL माइनस WP, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द पोर्स ऑफ ए सोइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली देन दिस सोइल इज टू बी। दोस्तों अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अगर सोइल के जो वॉइड्स हैं या पोर्स हैं वो फुल्ली अगर एयर से ही भरे हुए हैं, एयर से ही अगर मतलब उनकी वॉइड्स में ओनली एयर ही है, तो वो सोइल क्या कह रहा है कि दैट विल बी ड्राई सोइल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सोइल सैंपल इज हैविंग वॉइड रेशियो ऑफ 0.5, इट्स पोरोसिटी शैल बी क्लोज टू। ध्यान देना दोस्तों, उनको पता है पोरोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, N इज इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस E, 0.5 E की वैल्यू प्लस 0.5, तो 1/3, 1/3 मतलब अराउंड हो जाएगा 33%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, N इज इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस E, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वॉइड रेशियो ऑफ ए सोइल सैंपल हैविंग ए पोरोसिटी ऑफ 0.32 एंड ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25% विल बी। अभी पूछ रहा है वापस है वॉइड रेशियो जिसके किसने पोरोसिटी दे रखी है और मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, अपन को तो वॉइड रेशियो निकालना है। इसमें इसने N दे दिया, उस वाले में इसने क्या कर रखा था, उसमें इसने पोरोसिटी वॉइड रेशियो दे रखा था और पोरोसिटी पूछ रहा था। इसमें इसने क्या किया कि वॉइड रेशियो पूछ रहा है और पोरोसिटी दे रखी है। N की वैल्यू क्या दे रखी है 0.32। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, N अपॉन 1 माइनस N, तो 0.32 अपॉन 1 माइनस 0.32, ठीक है। तो इट विल बी 0.47। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन में उसने क्या किया था कि आपको वॉइड रेशियो दे रखा था और पोरोसिटी पूछी थी। इसमें इसने क्या किया कि पोरोसिटी दे रखी और वॉइड रेशियो पूछा है, सिंपल है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लूज यूनिफॉर्म सैंड विद राउंडेड ग्रेन्स हैज इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ 0.05 सेंटीमीटर, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ दिस सैंड इज। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंड ये पूछ रहा है, ठीक है। इसमें दे रखा है अपन को इफेक्टिव ग्रेन साइज, ठीक है, दैट इज D10। अगर अपन उसको मान लेते हैं दैट इज D10 इसमें दे रखा है अपन को दैट इज 0.05 सेंटीमीटर। हेजन फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था वीडियो में भी, आपने देखा होगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है वो क्या होता है K इज टू C D10 का स्क्वायर, ठीक है। अब C तो 100 हो गया अपना, जो कि एक कांस्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है।
के अपन को दे रखा है इसने, तो ये पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, सी मतलब सी की वैल्यू 100 होगा इंटू D10 का स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, D10 की वैल्यू क्या है दोस्तों 0.05 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान देना के की वैल्यू जो यूनिट आएगी वो क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगी। इसका मतलब कि कितने सेकेंड में कितना सेंटीमीटर पानी अंदर जाता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज, दैट इज ऑप्शन नंबर दी, पहले वेथिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन और फिर अपहेवल। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था दोस्तों ये अपन से एसएससी जेई 2017 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, एसएससी जेई 2017 में। ये क्या है बेसिकली, इट इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, ये बेसिकली एक जियोलॉजिकल साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, water content of a soil sample is the difference of the weight of the given sample at the given temperature and the weight determining after drying it for 24 hours at temperature ranging from। इसे पूछ रहा है कि कितने टेम्परेचर पर अपन ये वाटर कंटेंट वाला जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, वो होता है 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है आपको, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। दोस्तों ध्यान देने, वाटर कंटेंट की बात कर रहा है। वाटर कंटेंट कितने मेथड से निकाला जा सकता है, उसके 7 मेथड हैं। वो सातों मेथड मैं आपको नेम वाइज में बताता हूँ। पहला है ओवन ड्राइंग मेथड। पहला मेथड क्या है, ओवन ड्राइंग मेथड। दूसरा मेथड क्या है, टोर्जन बैलेंस मेथड। तीसरा मेथड होता है अपना पिक्नोमीटर मेथड। चौथा होता है अपना सैंड बाथ मेथड। चौथा मेथड कौन सा होता है, सैंड बाथ मेथड। पांचवा होता है अल्कोहल मेथड। छठा होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। सातवां होता है रेडिएशन मेथड। ठीक है, तो ये जो 7 मेथड होते हैं इनमें हो सकता है ऑप्शन में कभी आपसे एक क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि इनमें से कौन सा मेथड वाटर कंटेंट का नहीं है, जिसमें से 3 तो ये दे दे और चौथा कोई और ऑप्शन दे दे। तो आपको जो नहीं होगा ऑप्शन, मतलब आपको सारे ही मेथड पता रहने चाहिए वाटर कंटेंट के, क्योंकि आप कितने तरीकों से वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों अपन। पहला ऑप्शन है कि द वॉइड रेशियो इन सोइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। एकदम सही है कि जो आपका ई होता है वॉइड रेशियो होता है, तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। सेकंड ऑप्शन दे रखा है द पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द ग्रोस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एकदम सही है दोस्तों कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है। अब ध्यान देना, आपको 2 ऑप्शन सही लग गए तो आपको तीसरे को पढ़ने में टाइम लगाना, आपको सीधा ऑप्शन नंबर डी कर देना है। दैट इज ऑप्शन, दैट मीन्स ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचा तो आप एक बार जस्ट कैजुअल पढ़ सकते हो कि बल्क डेंसिटी ऑफ सोइल इज डिफाइंड एज द यूनिट वेट ऑफ द सोइल। एकदम सही आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मतलब आपको जो ट्रिक रखनी है वो यही रखना है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और जब आपने ऑप्शन नंबर डी देख लिया कि इसमें आ रहा है चारों ऑप्शन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो आपने ऊपर के 2 ऑप्शन पढ़ लिए, आपके जैसे ऊपर के 2 ऑप्शन सही लगे आपको, चौथा ऑप्शन आपने ऑटोमेटिकली सही कर दिया, दैट विल बी डी। इट मीन्स ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट। ये एक थोड़ा टाइम सेव करने का एक मेथड है। और आप मैं यही कह रहा हूँ दोस्तों कि कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप विद इन 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स कर सकते हो, उसको उतने ही टाइम में कर दो, जिससे कि जो टफ क्वेश्चंस आएंगे आप उसमें इन क्वेश्चंस का जो बचा हुआ टाइम है वो आप यूज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सोइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड। सोइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड दोस्तों, दैट इज एलियन सोइल। दैट इज एलियन सोइल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। ये जो एलुवियल सोइल होती है, एलुवियल सोइल कौन सी होती है, ये वही सोइल होती है जो रिवर वाटर से डिपॉजिट होती है। ध्यान है, एलुवियल सोइल कौन सी होती है, रिवर वाटर वाली। एक होती है आपकी ये लेकस्ट्रीन सोइल। ठीक है, एक होती है आपकी लेकस्ट्रीन सोइल, वो कौन सी होती है, डिपॉजिटेड बाय स्टिल वाटर। जो आपका जो लेक वगैरह का पानी होता है उसकी वजह से जो सोइल डिपॉजिट होती है वो ये ऑप्शन नंबर डी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद होती है आपकी मरीन सोइल। मरीन सोइल ऑप्शन में है। ठीक है, मरीन सोइल ये होती है आपकी सी की वजह से।
ध्यान देना, जो एलुवियल सोइल होती है वो रिवर की वजह से, मरीन सोइल आपकी सी की वजह से, जो लैक्रोस्टिक सोइल होती है वो आपकी लेक की वजह से, और एओलियन सोइल जो होती है वो आपकी विंड की वजह से होती है। ठीक है, एक होती है दोस्तों कोलुवियल सोइल, एक होती है कोलुवियल सोइल। कोलुवियल सोइल किसकी वजह से होती है? द सोइल विच इज डिपोजिटेड बाय ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो सोइल डिपोजिट होती है वो आपकी कोलुवियल सोइल कहलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि विंड की वजह से जो सोइल ट्रांसपोर्टेड होती है वो क्या कहलाती है? दैट इज एओलियन सोइल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है कि द लिक्विड लिमिट ऑफ सोइल मास इस 20%, प्लास्टिक लिमिट दे रखी है, और अपन से क्या पूछा है? अपन से उसने पूछा है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताओ आप सोइल की। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको एक फॉर्मूला रखना है। ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। लिक्विड लिमिट क्या है इसमें? 20%, माइनस प्लास्टिक लिमिट क्या है दोस्तों? 25%। अब ध्यान देना, आपने अगर इस फर्स्ट वीडियो देखा होगा इसका पार्ट फर्स्ट का, तो मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक लिमिट होता है कि इट इज़ द डिफरेंस ऑफ सोइल लिमिट एंड लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। पर अगर ये नेगेटिव में आता है then it will never be mentioned as negative, it will be termed as zero. So option number C is the right answer. आप ध्यान देना इस चीज़ पे कि आप जल्दबाजी में -5 मत करिए ना, -5 आपका गलत होगा कि इट कैन नेवर बी नो नेगेटिव। इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है, विद इन विच सोइल अचीव्स इट्स प्लास्टिक स्टेट। तो ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन गो टू जीरो ओनली बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसने कि द वॉइड स्पेस बिटवीन सोइल ग्रेन्स इज फिल्ड पार्शियली विद एयर एंड पार्शियली विद वाटर। एकदम सही, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सेकंड दे रखा है इसने कि इन परफेक्टली सेचुरेटेड सो द वॉइड्स आर कम्प्लीटली फिल्ड वाटर। एकदम सही है। इसके बाद आपने सीधा ऑप्शन नंबर डी देखा और उसको सही कर दिया, क्योंकि इसके 4 में से 2 स्टेटमेंट सही हो गए। इसका मतलब इसने जो चौथा ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो वही सही होगा जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर भी आप एक जस्ट कैजुअली पढ़ सकते हो कि इन ड्राई सोइल द वुड्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद एयर। एकदम सही है। सो ऑप्शन नंबर, जिस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के तीनों स्टेटमेंट सही, इसका मतलब ये क्वेश्चन के सारे स्टेटमेंट सही, इसका मतलब ऑल ऑप्शन आर दी करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपन को द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ सोइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट in its natural state and to the difference between the void ratios in the loosest and fully densest is generally termed as। दोस्तों ये आपको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी भी होता है, डेंसिटी इंडेक्स भी होता है। अब ध्यान देना, जब आपको ये 2 ऑप्शन सही लग गए तो आप सीधा ऑप्शन नंबर डी सही कर दो। भले ही आपने डिग्री ऑफ डेंसिटी नहीं सुना होगा, पर डिग्री ऑफ डेंसिटी इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी इंडेक्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑप्शन आर दी करेक्ट। ध्यान देना कि रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स और डिग्री ऑफ डेंसिटी दोनों तीनों एक ही चीज होती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये कह रहा है कि वोल्ट रेशियो 0.67 दे दिया है इसने, वाटर कंटेंट जो है 0.188 दिया है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने दी है इसने? 2.68। तो ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये? डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, एस इजिकल्स टू क्या होता है दोस्तों? डब्ल्यू जी होता है। तो एस इजिकल्स टू क्या होगा? डब्ल्यू जी अपॉन ई। ठीक है, अब इसने डब्ल्यू कितना दे रखा है? 0.188। आपको जस्ट वैल्यू रखनी है इसकी। जी की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों? 2.68 अपॉन ई की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.67। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, 75% जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। और ध्यान देना कि जब आपको बोला जाए कि सोइल इज फुली सेचुरेटेड, सोइल इज फुली सेचुरेटेड मतलब कि ऑल द वर्ड्स ऑफ द सोइल्स आर फिल्ड विद द वाटर, तो इस केस में क्या होगा? एस इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोइल विच परमिट्स वाटर टू परकोलेट थ्रू इट कॉल्ड। ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ सोइल जो वाटर को इसमें से, मतलब सोइल में से परकोलेट करने के लिए अलाउ करती है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
दिस shear strength in plastic undrained clay is due to, जो shear strength होती है प्लास्टिक undrained clay में, वो किसकी वजह से होती है दोस्तों? दैट इज ड्यू टू कोहेसन. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. दोस्तों अपन बात करते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल की. वो क्या होता है? टो इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव. ठीक है, यहाँ जो सी है ना, ये सी है कोहेसन. ठीक है, ये सी कोहेसन हो गया. फाइव जो हो गया आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हो गया. अब अनड्रेन्ड क्ले में क्या होता है दोस्तों? फाइव की वैल्यू जीरो होती है. फाइव की वैल्यू जीरो हो गई तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई. इसका मतलब टू इज इक्वल टू सी हो गया. तो ये जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो किसकी वजह से हुई? कोहेसन की वजह से हुई. ठीक है, ध्यान देना. अनड्रेन्ड क्ले में जो आपका इंटरनल फ्रिक्शन है वो जीरो हो गया. ठीक है, तो आपकी जो टू इज इक्वल टू सी हो गया, ये पूरी टर्म क्या हो गई? जीरो हो गई. तो आप इसको एक लॉजिक की तरह समझो. जस्ट याद करना है वो एक अलग चीज़ है, पर आपको अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको सारी चीज़ें याद रहेगी. कुछ ज़्यादा मतलब कुछ आपको ऐसा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, नहीं ये उसको ऐसे याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेसिडुअल सोइल. रेसिडुअल सोइल के लिए कौन सा चीज़ रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों? ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. ऑप्शन नंबर डी, मतलब इनमें से कोई भी चीज़ रेस्पॉन्सिबल नहीं है रेसिडुअल सोइल के लिए. बेसिकली रेसिडुअल सोइल क्या होती है दोस्तों? कि रेसिडुअल सोइल आर फाउंड एट द सेम लोकेशन वेयर दे हैव बीन फॉर्म्ड. ठीक है, सो इट डज नॉट नीड एनी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज. ध्यान देना कि रेजिडुअल सोइल तो वहीं मिलती है जहाँ पर ये बनती है. मतलब रेजिडुअल सोइल क्या होती है? जहाँ सोइल बनी है वहीं से अगर कुछ सोइल रह गई उसी जगह पर, ठीक है, तो वही दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल सोइल. पर ये उसको एजेंसी कोई सी नहीं चाहिए, ना ग्लेशियर चाहिए, ना वाटर चाहिए, ना विंड चाहिए कि जो उसको कुछ ट्रांसपोर्ट कर दे इधर से उधर या ऐसे कुछ कर दे. तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड रेजिडुअल सोइल. ठीक है, सो अल्टीमेटली रेजिडुअल सोइल डज नॉट नीड एनी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेसेस एरियाज ऑफ द सोइल. ठीक है, ये बता रहा है कि करेक्ट इंक्रीज एरिया. तो करेक्ट इंक्रीज एरिया क्या होगा दोस्तों? इट विल बी सैंड, देन सिल्ट, देन क्ले एंड देन कोलोइड्स. ध्यान देना, आपको इसमें लग रहा होगा कि सरफेस एरिया तो इनका कम होना चाहिए क्योंकि इस क्ले का कम होता है, फिर सिल्ट का मतलब सिल्ट सैंड से कम सिल्ट का होता है, सिल्ट से कम क्ले का होता है, तो आप इसको इंक्रीज क्यों कर रहे हो? ध्यान देना कि जैसे जैसे पार्टिकल की साइज इंक्रीज होती है, जैसे जैसे पार्टिकल की साइज इंक्रीज होती है तो सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होता है. तो इस केस में क्या है, इनकी जो साइजेज है वो डिक्रीज हो रही है, तो इनका जो एरिया है वो इंक्रीज होता जाता है. तो सैंड के बाद सिल्ट, सिल्ट के बाद क्ले और क्ले के बाद कोलोइड्स. ठीक है, so option number C is the right answer. Next question is कि which of the following represents the void ratio of soil sample whose porosity is 0.452. अब ध्यान देना, इसमें porosity दे रखी है और ये void ratio पूछ रहा है. तो इसका जो फॉर्मूला पता ही है आपको, void ratio क्या होता है? n अपॉन 1 माइनस एन. एन की वैल्यू क्या है? 0.452 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.545. जब आप उसको सॉल्व करोगे इट विल बी 0.825. सो ऑप्शन विल बी, जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 0.452 अपॉन 1 माइनस 0.452. सो आंसर विल बी दोस्तों, जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. हो सकता है ऑप्शन में कुछ ना कुछ इशू, तो आप एक बार इसको भले सॉल्व कर लेना. इजी है, 0.452 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.452. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, 0.482 उसका आंसर आएगा. ये जो क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.452 अपॉन 1 माइनस
0.452, तो आंसर विल बी 0.482, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, सोइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वो कौन सी सोइल कहलाती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ट्रांसपोर्ट होती है? दोस्तों अभी अपन ने डिस्कस किया था सारे सोइल के बारे में, जिसमें आपको कोलुवियल सोइल के बारे में बताया था कि जो सोइल द सोइल विच इज डिपोजिटेड बाय ग्रेविटी दैट इज नोन एज द कोलुवियल सोइल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर में से इनमें से क्या होता है दोस्तों? आपको बताया था कि वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों पिक्नोमीटर से अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सोइल इज गिवन बाय 25%, 20% रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द लिक्विड लिमिट ऑफ द सोइल? अब ये पूछ रहा है क्या लिक्विड लिमिट ऑफ द सोइल पूछ रहा है ये। आपको तो पता ही है कि इसने दे रखा है आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखा है और प्लास्टिक लिमिट दे रखा है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपन समझते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। अब यहाँ इसने प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे दी कितनी? 25 इज टू लिक्विड लिमिट ये पूछ रहा है, माइनस प्लास्टिक लिमिट कितनी दे दी इसने? 20। तो आपका लिक्विड लिमिट कितनी हो जाएगी दोस्तों? लिक्विड लिमिट हो जाएगी अभी 45%। 45% को आप 0.45 भी लिख सकते हो। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको थोड़ा सा उन्हीं फॉर्मूलेस को आपको थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा और तब जा करके वो वैल्यू आपकी निकल जाएगी। नथिंग इज टफ, बस जस्ट आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे रखना पड़ेगा कि लिक्विड लिमिट दे रखी है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछ रहे हैं, लिक्विड लिमिट पूछ रहे हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखी है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लगाओ सीधा, दैट इज LL माइनस PL। आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है, IP दे रखी है और PL दे रखा है, तो आप सीधा सा इन दोनों को ऐड कर देंगे और आपका लिक्विड लिमिट आ जाएगी, ठीक है। So next question is कि in the flow over length of 50 meter the head loss of 6 meter occur due to seepage, the hydraulic gradient is given by। अभी पूछ रहा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है दोस्तों? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू सीपेज हेड लॉस, ध्यान देना, सीपेज हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फ्लो। तो सीपेज हेड लॉस क्या है दोस्तों? सीपेज हेड लॉस है अपना 6 और लेंथ ऑफ फ्लो क्या है 50 मीटर्स, तो 6/50 इज इक्वल्स टू 0.12। सो 0.12 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज यूज्ड टू मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ द सोइल? दैट इज कैसेग्रांडे एपरेटस। कैसेग्रांडे एपरेटस बहुत ही कॉमन नेम है, बहुत यूनिक नेम है, तो आपको याद रहेगा कि कैसेग्रांडे एपरेटस अपन क्या डिटरमाइन करते हैं? दैट इज यूज्ड टू मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ ए सोइल। दोस्तों वैसे जो आपकी लिक्विड लिमिट होती है दो तरीके से मेजर कर सकते हैं अपन, एक तो कैसेग्रांडे एपरेटस से, एक होता है आपका कॉन पेनिट्रेशन मेथड से, ठीक है। कॉन पेनिट्रेशन मेथड और आपका कैसेग्रांडे एपरेटस, इन दोनों से। पिक्नोमीटर से पता ही है आपको क्या यूज़, पिक्नोमीटर से अपन क्या निकालते हैं? वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिंग एंड बॉल एपरेटस स्ट्रेस से ही आपको बताया था मैंने ट्रांसपोर्टेशन में, क्या बताया था कि इट इज़ यूज टू मेजर द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which one of the following represents the measurement of particle size range? Particle size range कौन सा करता है? That is coefficient of uniformity. That is coefficient of uniformity, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अपन लिखते हैं coefficient of uniformity को अपन लिखते हैं कि इट इज D60/D10, D60/D10, ठीक है। तो जैसे अगर CU की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जा रही है, ध्यान देना कि CU की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जा रही है, देन इट विल बी द लार्जर इन द रेंज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल्स, ठीक है। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ CU, द लार्जर इज द रेंज ऑफ पार्टिकल्स इन सॉइल, मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू CU की होगी उतनी ज़्यादा पार्टिकल्स की वैल्यू होगी, ठीक है, रेंज की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि द वोट रेशियो ऑफ ए सोयल सैंपल इज गिवन बाय 0.58, ठीक है। व्हाट इज द पोरोसिटी ऑफ दैट सैंपल, ठीक है। तो ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन दोस्तों तो आप कर ही सकते हो। इसने अपन को क्या कर रखा है, ई दे रखा है 0.58, एन निकालना, एन क्या होता है, ई अपॉन 1 प्लस ई होता है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे 0.58 अपॉन 1 प्लस 0.58, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी 0.367। ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है, तो इस पर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द डेप्थ ऑफ मोइस्ट सैंड इन अ सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर and depth of sand when fully inundated with water is 12 centimeter, then what is the bulking of sand, bulking of the moist sand, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, अच्छा है। अब देखो दोस्तों, जो बल्किंग ऑफ मोइस्ट सैंड होता है, जो बल्किंग ऑफ मोइस्ट सैंड होता है वो क्या होता है कि एक्स्ट्रा डेप्थ डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। एक्स्ट्रा डेप्थ डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेप्थ। अब एक्स्ट्रा डेप्थ क्या है इसमें कि डेप्थ ऑफ मोइस्ट सैंड इन सिलेंडर 15 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ सैंड व्हेन इनंडेटेड विद वाटर इज 12 सेंटीमीटर। तो एक्स्ट्रा डेप्थ क्या हो जाएगी आपको दोस्तों, इट विल बी 15 माइनस 12 की 15 से 12 हुई, डिवाइडेड बाय d2 दैट इज एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ क्या है इसकी 12 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे लिख लेंगे आप, इट विल बी 3/12, तो इट विल बी 0.25। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे निकाला, बल्किंग ऑफ सैंड इज इक्वल्स टू के एक्स्ट्रा डेप्थ डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेप्थ। सो 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाय द एक्चुअल डेप्थ दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिप्साइट शीट इन केलोनाइट क्ले मिनरल। कौन सा बॉन्डिंग होता है दोस्तों, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि क्या करता है, कंबाइन करता है सिलिका गिप्साइट शीट को, सिलिका गिप्साइट शीट को कंबाइन करता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सोइल लाइज बिटवीन। दोस्तों ये तो बताया था कि इट लाइज बिटवीन 1 to 3, 1 से 3 की इसकी रेंज होती है। आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा ऐसा पार्ट फर्स्ट, तो अभी अपन ने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों SSG 2018 में, और उससे पहले भी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद ये ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी कमी नज़र आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो भी आप प्लीज़ कमेंट करें, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ आपको सारी PDF मिल जाएगी, आज तक जितने भी अपने लेक्चर्स हुए उन सभी की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।